यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि पहले शहर ने अराजकता देखी, लेकिन अब यहां कांवड़ यात्रा की शान से निकलती है। अराजकता का जो तांडव होता था, ये उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद ने भी झेला है, संभल ने भी झेला है। छोटी छोटी बातों को लेकर के तनाव व्यक्त होना, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाना, अब तो कर्फ्यू लगने की बात तो बहुत दूर, दंगे की बात तो बहुत दूर हो चुकी है। अब तो भाइयों बहनों, कोरोना भी आपके यहां कर्फ्यू नहीं लगने देता है, क्योंकि अब कांवड़ यात्रा पे हम विश्वास जो करते हैं, अब कर्फ्यू नहीं। अब मुरादाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शानदार कांवड़ यात्राएं निकलती हैं। पहले अपराधी बम फेंकते थे और आज तो कांवड़ यात्री हर हर बम बम के साथ अपनी कांवड़ यात्रा निकालता है। किसी माए के लाल की हिम्मत नहीं इस कांवड़ यात्रा को रोक सके। भाइयों बहनों, अगर 2019 में भी यहां से सांसद कुंवर सर्वेश सिंह बने होते तो ये सखीपुल रहमान बर्क और टीएन हसन की हिम्मत नहीं थी कि लोग तालिबान का समर्थन कर पाते। अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। वहां की मेट्रो कोर्ट ने 77 में 49 को दोषी करार दिया और बचे 28 आरोपियों को रिहा कर दिया। लेकिन जिस वक्त इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी, वहां हलचल बराबर बनी रही। कोर्ट के फैसला सुनाने के बाद दोषियों को कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के साथ पुलिस की बस से जेल वापस ले जाया गया। इस तरह नहीं करना चाहिए, गलत है। करीब 14 साल पहले हुए सीरियल धमाकों के गुनहगारों के खिलाफ केस लड़ रहे वकीलों को अब उनको सजा मिलने का इंतजार है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ का आज प्रोविजन है। इन सभी दोषियों को सुबह अदालत के सामने पेश किया जाएगा, जिसके बाद कोर्ट सजा की तारीख तय करेगी। लेकिन उससे पहले उन सभी को अपने बचाव में दलीलें देने का मौका दिया जाएगा। हालांकि 26 जुलाई 2008 की शाम को एक के बाद एक 21 धमाकों ने पूरे अहमदाबाद को दहला दिया था और ये सीरियल ब्लास्ट महज 1 घंटे के अंदर वहां हुए थे, जिनमें 56 लोगों की मौत हो गई थी और 246 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। जिसके बाद उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे नरेंद्र मोदी ने तेज तर्रार अफसरों की एक जांच टीम बनाई थी, जिसने धमाकों के महज 19 दिन में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के 30 आतंकियों को पकड़ लिया था। फिलहाल इस मामले में निचली अदालत ने कुल 77 में 49 को दोषी बनाया और 28 के खिलाफ सबूतों की कमी होने पर उन्हें रिहा कर दिया। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने अहमदाबाद ब्लास्ट केस में आए फैसले को देश के दुश्मनों को कड़ा संदेश जाने वाला बताया। इस फैसले से 2-3 चीजें उजागर होती हैं कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के, जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री श्री हैं, उन्होंने और उस समय के गृह मंत्री अमित भाई शाह ने मिलकर ये जो सीरियल ब्लास्ट की घटनाएं उस समय ऐसे चल रही थी कि इस पर कोई काबू होगा या नहीं होगा, इससे देश की जनता समंजस में थी। कितने ब्लास्ट हुए थे, बॉम्बे, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत, वाराणसी, कई मुल्क में, पूरे देश में ये उसकी एक प्रकार से निर्भीक होकर ये लोग एक काम को अंजाम दे रहे थे। उस मॉड्यूल को क्रैक करने का काम गुजरात के जाबाज पुलिस ऑफिसर उस समय के आशीष भाटिया के नेतृत्व में जो टीम बनाई गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूज 18 से बातचीत में अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा, अखिलेश के साथ आज अपना परिवार भी नहीं है और जो परिवार का ना हुआ वो यूपी का क्या होगा। लेकिन अब वो कह रहे हैं वो क्या करेंगे। आप संकल्प पत्र लेके आए हैं तो वो वचन पत्र लेके आए हैं। वो कहते हैं कि हम गन्ने का भुगतान 15 दिन में कर देंगे, हम जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स हेट क्राइम करेंगे। अखिलेश यादव इस बार पूरी तरह से तैयार है। वो कहते हैं ये पुरानी सपा नहीं, ये नई सपा है। इस बार बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। ये वही हवा है, वही सपा है, दंगइयों का हाथ, अपराधियों का साथ। अच्छा, इसमें कुछ नया नहीं है। ये सवाल मैं इसलिए कहता हूं कुछ नया नहीं है। वो जितने मर्जी वचन दे लें, उनके वचन पत्र लाते समय क्या नेताजी साथ में थे?
बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, अखिलेश जी के साथ परिवार नहीं है, पिता नहीं है, भाभी नहीं है, चाचा नहीं है, जो एक चाचा तो परिवार है। के कुनबे की पार्टी थी, शिवपाल यादव तो है। उनके अपने भी नहीं है। शिवपाल यादव तो उनके साथ आप है। देखिए कहां पर पिता है, का भी आशीर्वाद है। कहां पर है, किस स्थिति में है। ये अपने आप में दिखाता है जो परिवार का ना हुआ वो उत्तर प्रदेश का क्या होगा। तो यूपी में भी बीजेपी के खिलाफ खैला होबे का नारा गूंजा। लखनऊ में ममता बनर्जी ने मंच से यह नारा बुलंद किया और अखिलेश के समर्थन में प्रचार करते हुए उन्होंने दावा किया कि यूपी चुनाव में बीजेपी का सफाया हो जाएगा, खेला होगा। और इसीलिए ममता बनर्जी अखिलेश यादव को समर्थन देने के लिए 2 दिन के यूपी दौरे पर हैं, जहां लखनऊ में उन्होंने अखिलेश यादव के साथ मंच साझा किया। मंच पर एक बार फिर ममता बनर्जी अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आईं। उन्होंने मंच से खेला होबे का नारा लगाया, जिसके बाद पीछे बैठे सुरक्षा कर्मी ने उनके हाथों में समाजवादी पार्टी की टोपी के रंग की एक फुटबॉल थमा दी। इसके बाद ममता हाथों में फुटबॉल लेकर मंच के आगे की तरफ आईं। उनके साथ ही अखिलेश और मंच पर मौजूद दूसरे कई नेता भी आगे आ गए। फिर ममता ने फुटबॉल वहां खड़े लोगों की तरफ उछाल दी। खेला होगा, इसी के लिए अखिलेश जीतेगा। खेला होगा। फुटबॉल के साथ ममता बनर्जी की ये तस्वीर नई नहीं है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के चुनावों के दौरान भी ममता ने कई रैलियों में फुटबॉल लेकर खेला होबे का नारा लगाया था। बंगाल चुनावों में प्रचार करते हुए ममता के एक पैर में चोट लग गई थी, जिसके बाद वो प्लास्टर लगाकर प्रचार करती थी और इसी दौरान उनके हाथों में कई बार फुटबॉल दिखाई दी थी, जिसे उन्होंने खेला होबे के नारे के साथ जनता के बीच उछाला था। सिर्फ खेला होबे के नारे से ही नहीं, ममता ने मंच से शेर पढ़कर भी बीजेपी को घेरा। 60 पड़ोसी को तमन्ना, आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका, बाजू एक कतिल में है। ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी को यूपी में 300 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलने का दावा किया, लेकिन बीजेपी ने ममता बनर्जी के यूपी दौरे पर जोरदार हमला बोला। इसके लिए बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने 2 वीडियो ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने दावा किया कि बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कई हमले हुए थे और इसके लिए उन्होंने ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ममता बनर्जी के यूपी आने और अखिलेश का साथ देने पर चुटकी ली। ऐसी क्या मजबूरी है कि अखिलेश को अब ममता जरूरी है? लेकिन अखिलेश यादव को ममता का साथ मिला तो उन्होंने उन्हीं के सहारे बीजेपी पर वार कर दिया। दीदी के आने से तो भाजपा के संकट के बादल और भी गहरा गए हैं। अखिलेश यादव ने यह दावा भी किया कि ममता के यूपी आने से बीजेपी बौखला गई। इस बीच पीएम ने बिना नाम लिए ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी के लोगों को बदनाम करने वालों को प्रचार के लिए लाया गया। दूसरे प्रदेशों के जो नेता यूपी के लोगों को गुंडा करार देते थे, उन्हें भी ये अपने प्रचार के लिए यहां ले आए हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी के अखिलेश के समर्थन में प्रचार पर वार किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2 दंगाई इकट्ठे हो गए हैं। आपने 2 पॉइंट रखे। आपने बोला परिवार साथ में नहीं है इनके, और परिवार साथ में नहीं है इसीलिए अखिलेश अपनों का नहीं हो पाया, तो उत्तर प्रदेश वालों का क्या होगा? क्या आपको लगता है कि अखिलेश पर आप एक मॉरल प्रेशर बनाना चाहते हैं? यही आपकी रणनीति है? नहीं 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 अमीश जी, मैं बड़ा स्पष्ट हूं कई मामलों में। पिताजी उनके साथ है। मैं बहुत स्पष्ट हूं कई मामलों में। जी, किसका स्वागत करने गए? ममता बनर्जी जी का, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में कहा यूपी के लोग गुंडे हैं। यूपी के लोग गुंडे हैं। उस समय अखिलेश यादव कहां थे जब ममता बनर्जी ने कहा था? आज वो सबसे पहले एयरपोर्ट पर खड़े थे पिछले कल ममता बनर्जी जी का स्वागत करने के लिए। उत्तर प्रदेश की जनता अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगी और पूछेगी आखिरकार जो ममता बनर्जी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग गुंडे हैं, वो अखिलेश यादव ने स्वीकार कैसे कर लिया? उनसे पहले माफी क्यों नहीं मंगवाई? उनको उत्तर प्रदेश की धरती पर फूल माला और गुलदस्ता देने से पहले क्यों नहीं कहा कि आपने जो कहा तो उन शब्दों को वापस लेना चाहिए? और मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, जी। ये 2 दंगई इकट्ठे हुए हैं। प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं कि ये दोनों दंगई हैं। क्यों? ममता बनर्जी जी के यहां पर दंगे पे दंगा, दंगे पे दंगा। कोई चुनाव ऐसा नहीं हुआ जहां पर दंगा उससे पहले उसके बाद नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को परिवारों समेत पलायन करना पड़ा, हत्याएं कर दी गई। पीएम ने कांग्रेस पर फिर जोरदार हमला बोला। लोकसभा के बाद उन्होंने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दिया।
जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख दंगों और कश्मीरी पंडितों के पलायन समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा और ये आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश के विकास को रोका। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। प्रधानमंत्री के इस आरोप का जवाब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिया और उन्होंने पीएम को उनके वादों की याद दिलाई। पूरा का पूरा भाषण कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू इनके बारे में, मगर बीजेपी ने जो किया, उनके जो वायदे थे उनके बारे में तो प्रधानमंत्री ने कुछ बोला नहीं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने यह साफ किया कि वो आगे भी संसद में जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटेगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बीच ही कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जबकि पीएम के आक्रामक तेवर फिर भी बरकरार रहे और उन्होंने अपने भाषण में विपक्ष के इतिहास बदलने वाले आरोप का भी जवाब दिया। कांग्रेस एक प्रकार से अर्बन नक्सल के चुंगल में फंस गई है। उनकी पूरी सोचने के तरीकों को अर्बन नक्सलों ने कब्जा कर लिया है। प्रधानमंत्री के हमले पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने जोरदार पलटवार किया। उस अन्नदाता को भी आतंकवादी और नक्सलवादी बोल दिया, तो किसी को भी कुछ बोल सकते हैं। कांग्रेस को गाली दे दे के ही वो बड़े हुए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने ऐलान किया कि संसद में दिए गए प्रधानमंत्री के बयान के विरोध में वो महाराष्ट्र में प्रदर्शन करेंगे। पीएम ने उत्तराखंड में वर्चुअल रैली की। प्रधानमंत्री मोदी ने नैनीताल और उधम सिंह नगर समेत कई विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक ऑनलाइन रैली की। इस दौरान उन्होंने कुछ कांग्रेस नेताओं के बयानों पर भी सवाल उठाए, जिसमें एक समुदाय विशेष के लिए यूनिवर्सिटी खोलने का वादा किया गया था। जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं और सीना ठोक करके कर रहे हैं, ये उनकी तुष्टीकरण की राजनीति का जीता जागता सबूत है। त्रिपुरा बीजेपी के विधायक सुदीप रॉय बर्मन और आशीष साहा कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे पहले उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी से उनके आवास पर मुलाकात भी की। इन दोनों नेताओं ने एक दिन पहले बीजेपी और त्रिपुरा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। केंद्र सरकार लता मंगेशकर के सम्मान में जल्द विशेष डाक टिकट जारी करेगी। लता मंगेशकर का इसी रविवार को मुंबई में निधन हो गया था। श्रद्धांजलि के भाव में एक स्पेशल स्टैंप रिलीज किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने 3-0 से एशेज वनडे सीरीज पर कब्जा कर लिया। उसने मेलबर्न में खेले गए तीसरे और आखिरी मैच में इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया। यूपी चुनाव ने बिहार में खादी की बिक्री बढ़ा दी। बताया गया कि उत्तर प्रदेश में खादी के कपड़ों की मांग बढ़ गई, जिसके बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बिहार का रुख किया। बिहार के भागलपुर में बने खादी मॉल में काम करने वालों ने दावा किया कि चुनावों के ऐलान के बाद से ही उन्हें करीब 7 करोड़ रुपयों के ऑर्डर मिल चुका है। यही नहीं, दूसरे चुनावी राज्यों से भी खादी के कपड़ों के लिए ऑर्डर मिलने का दावा किया गया। रेडीमेड कुर्ता पैजामा और उसके कपड़े भी, उसी की डिमांड सबसे ज्यादा अधिक है। नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी बिहार में बढ़ रही खादी की डिमांड पर खुशी जताई। लखनऊ में था, देखा वहाँ पे बिहार की खादी बिक रही, मुझे बड़ी खुशी हुई। कांग्रेस के सीएम चेहरे के ऐलान पर सिद्धू की पत्नी नाराज हो गई। यही नहीं, नवजोत कौर सिद्धू ने नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री चन्नी से बेहतर बताया। पार्टी ने 2 दिन पहले ही चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया था। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने आरोप लगाया कि इसके लिए पार्टी ने योग्यता को तवज्जो नहीं दी। Your merit, your education, your work, your honesty, all these things should be counted. इस बयान के सामने आते ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। कांग्रेस के कुंडे में इस डिसीजन के पास में सब कुछ सामान्य नहीं, एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने साफ किया था कि वो पार्टी हाईकमान के इस फैसले के साथ हैं। लेकिन इसके बावजूद पंजाब में सीएम पद का झगड़ा शांत होता नहीं दिख रहा। सिद्धू ने इशारों में एक बार फिर अपना दावा ठोक दिया। जे नवजोत सिंह सिद्धू का वजूद मुकिया ते पंजाब नाल मुकू कोई शरीफ आदमी, कोई ईमानदार आदमी मुड़ के पंजाब लिए लड़न लिए नहीं आना।
पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर खुद को पंजाब की अस्मिता से जोड़ा और खुद को पंजाब के लिए लड़ने वाला ईमानदार सिपह सलार बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू ईमानदारी दे नाल लड़िया थोड़े ਲਈ ते जे नवजोत सिंह सिद्धू दा वजूद मुकिया ते पंजाब नाल मुकू कोई शरीफ आदमी कोई ईमानदार आदमी मुड़ के पंजाब ਲਈ लड़न ਲਈ नहीं आना। फिर ना कहियो कि किसी बंदे ने पंजाब दे ਲਈ लड़ाई नहीं सी लड़ी। बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 7 जवान शहीद हो गए। यह हादसा अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में हुआ। वहां 2 दिन पहले बर्फीला तूफान आया था जिसमें 7 जवान बर्फ के नीचे दब गए थे, जिन्हें बचाने के लिए सेना ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन उन जवानों को नहीं बचाया जा सका। असल में यह हादसा 6 फरवरी को हुआ जब 7 शहीद जवान इलाके में गश्त कर रहे थे। उस वक्त वहां काफी तेज बर्फबारी हो रही थी। तभी अचानक वहां बर्फीला तूफान आया और 7 जवान बर्फ के नीचे दब गए। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे उन जवानों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सेना की तरफ से जवानों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन बर्फीले तूफान की चपेट में आए उन जवानों को नहीं बचाया जा सका, जिनमें जम्मू जिले के अखनूर के रहने वाले हवलदार जुगल किशोर और कठुआ के रहने वाले अरुण सिंह भी शामिल। भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार नहीं रहे। टीवी सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती का दिल्ली में निधन हो गया। वो 76 साल के थे और लंबे समय से पीठ दर्द और दूसरी बीमारियों से जूझ रहे थे। प्रवीण कुमार सीरियल में काम करने से पहले हैमर और डिस्कस थ्रोअर भी रह चुके थे। उन्होंने ओलंपिक्स, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हिस्सा लिया था। गोवा विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को वहां एक रैली करेंगे, जबकि ठीक उसके अगले दिन यानी शुक्रवार को राहुल गांधी भी वहां पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड का टीजर रिलीज कर दिया गया। यह फिल्म 4 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को ब्लैकमेल करने की कोशिश के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। बताया गया कि 2 दिन पहले प्रज्ञा ठाकुर को वीडियो कॉल कर एक लड़की ने अश्लील हरकतें की थी और उसे रिकॉर्ड कर लिया। बाद में उन्हें इस वीडियो को वायरल करने की धमकी दी गई, जिस पर यह कार्रवाई की गई। मुकदमा दर्ज किया गया और इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस मुद्दे को राज्य सरकार ने भी गंभीरता से लिया। साथ ही साइबर सेल को निर्देश दिया कि वो इस तरह के मामलों में सख्ती से पेश आए। जो केस आ रहे हैं वो उन पर सख्त कार्रवाई करें। राजस्थान की राजधानी जयपुर में रेलवे स्टेशन पर लता मंगेशकर को उनके गाए गानों से याद किया गया। इसके लिए वहां ट्रेनों की जानकारी देने वाले लाउडस्पीकर पर लता मंगेशकर के सुरीले नगमे चलाए गए, जिसके लिए बाकायदा उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से अनाउंसमेंट की गई और फिर लता जी का सबसे पसंदीदा गीत स्टेशन पर मौजूद लोगों को सुनाई दिया। लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने के लिए रेलवे ने ये व्यवस्था जयपुर के अलावा भी कई स्टेशनों पर की। उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रमुख स्टेशनों पर प्रसारित किया जा रहा है, जो कि एक श्रद्धांजलि है भारतीय रेल की तरफ से लता मंगेशकर जी को। इस दौरान वहां मौजूद कई यात्रियों ने भी अपने अपने तरीके से लता जी को याद किया। अंगद सिंह ने कांग्रेस आलाकमान पर हमला बोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने उन पर पत्नी अदिति सिंह के खिलाफ बोलने के लिए दबाव बनाया था। कांग्रेस ने पंजाब के नवाशहर सीट से अंगद सिंह की टिकट काट दी थी, जो कि यूपी की रायबरेली सदर सीट से कांग्रेस विधायक नहीं अदिति सिंह के पति हैं। लेकिन अदिति सिंह के हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जाने के बाद अंगद सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं बनाया, जिसके लिए उन्होंने आला कमान को निशाने पर लिया और आरोप लगाया कि पत्नी के खिलाफ बोलने से इनकार करने पर उनकी टिकट काट दी गई। अंगद सिंह इतना हल्का इंसान नहीं है कि एक टिकट के पीछे अपने आप को इतना हल्का करके किसी महिला की बेइज्जती करेगा। वहीं नवाशहर से कांग्रेस उम्मीदवार बनाए गए सतवीर सिंह ने उनके आरोपों को खारिज करने में देर नहीं लगाई और पार्टी के फैसले पर सफाई दी। इन्होंने खुद कहा कि मेरी वाइफ किसी सेपरेट हो गई है, मेरे से उनकी बोलचाल खत्म है, तो उन्होंने सबूत ही मांगे और कुछ नहीं कहा। इससे पहले अंगद सिंह की पत्नी अदिति सिंह ने भी उनकी टिकट कटने पर कांग्रेस को निशाने पर लिया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को है और इससे ठीक एक दिन पहले यूपी चुनावों के लिए कांग्रेस आज यूपी के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी कांग्रेस का घोषणा पत्र 29 विधान यूपी कांग्रेस दफ्तर में जारी करेंगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने जनता के मुद्दों को समझा है और उन्हें घोषणा पत्र में शामिल किया। इससे पहले कांग्रेस युवाओं के लिए युवा विधान और महिलाओं के लिए शक्ति विधान घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र 29 विधान जारी करेगी।
दक्षिण कोरिया के राजदूत को फटकार लगाई गई। विवाद कार बनाने वाली कंपनी ह्युंडई के कश्मीर से जुड़े ट्वीट पर हुआ। पाकिस्तान में ह्युंडई के एक डीलर ने कश्मीर पर ट्वीट किया था। ट्वीट में उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया था, जिस पर भारत में बवाल मच गया। ट्विटर पर ह्युंडई के खिलाफ इतने ट्वीट हुए कि हैशटैग बॉयकॉट ह्युंडई ट्रेंड करने लगा। मसला कश्मीर से जुड़ा था, इसलिए भारत में लोग बुरी तरह आहत हुए और लोगों ने ह्युंडई की कारें कभी ना खरीदने की कस्में खाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो दावा किया कि वो कार की बुकिंग कैंसिल करने वाले हैं। कश्मीर से जुड़े मामले में किसी कंपनी से ज्ञान लेना भारत सरकार को भी पसंद नहीं आया, इसीलिए इस मामले में सीधा दक्षिण कोरिया के राजदूत को तलब किया गया। पूरे मसले पर विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि कश्मीर के मसले पर दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान के ह्युंडई के डीलर का विवादास्पद ट्वीट इंटरनेट से हटा दिया गया। यहां तक कि दक्षिण कोरिया में कंपनी ने अपने मुख्यालय से पूरे मामले पर सफाई भी दी। ह्युंडई ने साफ किया कि वो ऐसे किसी भी ट्वीट का समर्थन नहीं करती। जिसके बाद मामला कुछ शांत हुआ, लेकिन इस तरह का ट्वीट केवल ह्युंडई ने नहीं किया, बल्कि ऐसी कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिन्होंने मिलते जुलते ट्वीट किए, जिसके पीछे पाकिस्तान की साजिश की बात भी सामने आई। इस तरह के ट्वीट करने वालों में मशहूर रेस्टोरेंट चेन पिज़्ज़ा हट और KFC भी शामिल हो गए। ये सभी वो कंपनियां हैं जो बहुराष्ट्रीय हैं और उनका कारोबार भारत के साथ पाकिस्तान में भी है। दावा यह किया गया कि पाकिस्तान ने वहां काम करने वाली कंपनियों पर कश्मीर के हक में ट्वीट करने का दबाव बनाया। हालांकि KFC समेत कई कंपनियों ने बाद में पूरे मामले पर माफी भी मांग ली। KFC ने भी सफाई देते हुए साफ लिखा कि वो भारतीयों के साथ है और भारत के लोगों से विवादास्पद ट्वीट पर माफी भी मांग ली। लेकिन पाकिस्तान के इस कदम के पीछे उसकी सोची समझी साजिश नहीं, बल्कि उसकी छटपटाहट ज्यादा दिखी। असल में ये सारे ट्वीट 5 फरवरी के दिन किए गए, जब पाकिस्तान कश्मीर एकता दिवस मनाता है। कश्मीर के नाम पर विलाप का यह पाकिस्तान का पुराना तरीका है। पिछले कई साल से वो 5 फरवरी को इसी तरह मनाता है, लेकिन दुनिया के सामने उसका न तो कोई झूठ चला और ना ही कश्मीर के नाम पर उसका कोई नाटक चला, बल्कि कश्मीर से आतंकवाद के खिलाफ भारत के सुरक्षा बल के ऑपरेशन ने उसे चारों खाने चित कर दिया। अब न तो पाकिस्तान कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने का मौका ढूंढ पा रहा है और ना ही दुनिया के सामने लाचारी दिखाने का। इसीलिए कश्मीर एकता दिवस के समर्थन में उसने उन कंपनियों से ट्वीट करवाए जो उसके यहां भी काम करती हैं और भारत में भी उनका बड़ा कारोबार है। हालांकि पाकिस्तान का यह दांव भी उल्टा पड़ गया, जब ज्यादातर सभी कंपनियों ने अपने पुराने ट्वीट पर माफी मांग ली और भारत के साथ खड़े हो गए। दिल्ली के पास नोएडा में एक दुकान में आग लगी। दिल्ली के पास नोएडा की एक दुकान में आग लग गई, जिसमें वहां रखा लाखों का माल जल गया। बाद में वहां पहुंची दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने किसी तरह इस आग को बुझाया। बेंगलुरु ओपन टेनिस टूर्नामेंट में प्रजनेश गुणेश्वरन जीत के साथ अगले दौर में पहुंच गए, जबकि रामकुमार रामनाथन और अर्जुन काधे पहले दौर में ही बाहर हो गए। दिल्ली पुलिस ने शाहबाद डेयरी इलाके से हथियार तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए इन आरोपियों के पास से पुलिस ने कई हथियार भी जब्त किए। आम सप्लायर को गिरफ्तार किया। मुंबई के कांदिवली इलाके में एक हाउसिंग सोसाइटी में रह रहे लोगों ने शहर के सबसे बड़े नगर निगम BMC का विरोध किया। उन्होंने टूटी फूटी सड़क से परेशान होकर वहां रोड नहीं तो वोट नहीं के बैनर लगा दिए, जिनके जरिए उन्होंने ये साफ कर दिया कि अगर उनकी समस्या का हल नहीं निकला तो वो आने वाले नगर निगम चुनाव में वोट नहीं देंगे। बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए हैं जिसमें साफ तौर पर बड़े अक्षरों में लिखा है कि नो रोड नो वोट। लोगों का BMC पर लापरवाही बरतने का आरोप है। BMC के हिसाब से ये रोड प्राइवेट लेआउट रोड में आता है, इसलिए BMC इसे मेंटेन नहीं करती है। जब ये मामला BMC की मेयर के पास पहुंचा तो उन्होंने उन लोगों की मदद का भरोसा दिया। मेरे पास आते हैं तो मैं उनको मदद करने को तैयार हूँ। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक सरकारी अस्पताल में घुसकर बदमाशों ने एक डॉक्टर पर हमला कर दिया। बताया गया कि उस डॉक्टर पर 2 गोलियां चलाने के बाद बदमाशों ने उनकी गाड़ी लेकर भागने की भी कोशिश की। गाड़ी फुटपाथ में पुलिस को मिल गई और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है इसको। खबर है कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने भागने की जल्दबाजी में अस्पताल का गेट तोड़ दिया। वहीं जिस डॉक्टर पर हमला हुआ उनकी हालत पहले से ठीक बताई गई, जबकि पुलिस उन बदमाशों को पकड़ने में जुटी है। गाड़ी ने गेट को उड़ा दिया ओपनली और रोड क्रॉस करके जब गाड़ी अनबैलेंस हुई हो तो उस गाड़ी से असला बाहर गिर गया। ओवैसी पर हमले का एक और वीडियो सामने आया। जिस हमले में AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी बाल बाल बच गए थे, उसी हमले का ये नया वीडियो है। ये घटना 3 फरवरी को उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हुई थी, जिसके इस नए वीडियो में ओवैसी की गाड़ियां हमले से बचने के लिए टोल प्लाजा को तेजी से पार करती नजर आईं। इस आपाधापी में काफिले के आगे चल रही 2 कारों में हल्की टक्कर होती भी दिखी, जिनके पीछे आई ओवैसी के काफिले की पहली गाड़ी ने एक आरोपी को टक्कर मारकर वहीं गिरा दिया, जबकि पीछे चल रही कार को दूसरा आरोपी रोकने की कोशिश करता वीडियो में दिखाई दिया, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि उसने हार नहीं मानी
और वो एक बार फिर ओवैसी की गाड़ियों को रोकने के लिए उनके पीछे दौड़ता दिखाई दिया। लेकिन दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवरों ने सूझबूझ दिखाई और फौरन यू टर्न लेकर वहां से वो निकलने में कामयाब रहे। इससे पहले भी 2 सीसीटीवी वीडियो सामने आए थे जिनमें हमलावर गोलियां चलाते नजर आए थे और इन्हीं वीडियो की मदद से पुलिस ने हमलावरों की पहचान की, जिसके बाद दोनों आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनमें सचिन नाम के एक आरोपी का भी वीडियो सामने आया जिसमें वो सफेद जैकेट पहने दिखाई दिया। इसी वीडियो में आरोपी सचिन ने ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के 8 साल पुराने एक बयान को इस हमले की वजह बताया। उनका एक बयान आया था, उन्होंने उसमें कहा कि भाई ये जो ताजमहल है और कुतुब मीनार है ये सब हमारे बाप दादाओं का है। तो उस बयान को सुन के मैं जब से बहुत हर्ट हो गया। अकबरुद्दीन ओवैसी के जिस बयान का हवाला आरोपी ने दिया वो उन्होंने एक रैली के दौरान दिया था। हम गए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे। इस मामले में दोनों आरोपी अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने लोक इंसाफ पार्टी के मुखिया सिमरजीत सिंह बैंस को हिरासत में लेने का दावा किया। उन पर एक दिन पहले कांग्रेस प्रत्याशी पर प्रचार अभियान के समय हमला करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस की टीम को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। जैसे ही पुलिस विधायक बैंस के घर पहुंची, वहां कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। सड़क से लेकर छत तक लोग सिमरजीत सिंह बैंस के समर्थन में डटे नजर आए। कुछ ही मिनटों में यह हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठियों की मदद से लोगों को पीछे धकेलना पड़ा। आरोपी विधायक को पुलिस की गाड़ी में बिठाते वक्त तो उनके समर्थक गुस्से से पागल हो गए। उन लोगों ने पुलिस वैन को चारों तरफ से घेर लिया और आगे जाने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते नजर आए। वहीं विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया। मुकदमा साडे ते कांग्रेस सरकार दे कहण ते पुलिस हथ छुका बन गई। हालांकि इस हंगामे के बावजूद पुलिस आरोपी विधायक को अपने साथ ले गई, जिसके बाद थाने के बाहर भी काफी देर तक बवाल जारी रहा। तो अफगानिस्तान के एक आतंकी पर अमेरिका ने बहुत बड़े इनाम का ऐलान कर दिया। आतंकी का नाम है सनाउल्लाह गफ्फारी, जिससे जुड़ी कोई भी जानकारी देने पर अमेरिका $1 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 75 करोड़ देगा। क्योंकि सनाउल्लाह गफ्फारी को अमेरिका 183 लोगों के कत्ल का दोषी मानता है। पिछले साल 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर एक बड़ा धमाका हुआ था। उस धमाके में जो 183 लोग मारे गए थे उनमें 13 अमेरिका के नागरिक थे। हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुरासान ने ली थी। जिस सनाउल्लाह गफ्फारी नाम के आतंकी पर 75 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया वो IS खुरासान का मुखिया है। सनाउल्लाह अफगानिस्तान समेत पूरे दक्षिण एशिया में सबसे खूंखार आतंकियों में एक माना जाता है, जिसे ढूंढने में अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी है। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले के फौरन बाद IS खुरासान ने हमले की जिम्मेदारी ले ली थी। और यह हमला उस वक्त हुआ था जब डरे और घबराए हुए लोग अफगानिस्तान से निकलने में लगे थे। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका था। उस वक्त सबसे ज्यादा अफरा तफरी और भीड़ भाड़ का माहौल काबुल के एयरपोर्ट पर दिख रहा था, जहां सुरक्षा के लिए केवल अमेरिकी फौजी नहीं बल्कि तालिबान के लड़ाके भी थे। लेकिन दोनों को चकमा देकर केवल एक हमलावर ने इतने बड़े हमले को अंजाम दे दिया था। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर एक आत्मघाती हमलावर 20 पाउंड यानी करीब 9 किलो विस्फोटक लेकर आया था। जांच रिपोर्ट यह भी कहती है कि तालिबान भी इस हमलावर के बारे में या इस्लामिक स्टेट की साजिश के बारे में नहीं जानते थे। विस्फोटक के जरिए इतना बड़ा धमाका किया गया कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया। हमले में अफगानिस्तान के 170 नागरिक और अमेरिका के 13 सैनिक मारे गए थे। रिपोर्ट दावा करती है कि अमेरिका के कुछ सैनिकों ने तो बेहद अच्छी क्वालिटी की बम विरोधी जैकेट और हेलमेट पहने हुए थे, लेकिन फिर भी उनकी जान नहीं बच पाई। इसलिए अपने 13 नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका अब एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। और इसीलिए केवल अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि आसपास के सभी मुल्कों में सनाउल्लाह की तलाश तेज कर दी गई है। दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों के पास सनाउल्लाह से जुड़ी जानकारियां सीमित ही हैं। दावा यह है कि सनाउल्लाह गफ्फारी को शहाब अल मुजाहिर के नाम से भी जाना जाता है। इस आतंकी को पिछले साल जून में इस्लामिक स्टेट खुरासान की कमान सौंपी गई थी। IS खुरासान को इराक और सीरिया वाले इस्लामिक स्टेट का ही हिस्सा माना जाता है, बल्कि माना जाता है कि इसका गठन भी सीरिया में बैठे लोगों ने ही किया था और सनाउल्लाह गफ्फारी की जड़ें भी इराक और सीरिया में ही बताई जाती हैं। वहीं से इस्लामिक स्टेट ने उसे खुरासान वाले गुट का मुखिया बनाकर अफगानिस्तान भेजा था। हालांकि इस्लामिक स्टेट से जुड़ने से पहले वो अलकायदा का कमांडर भी रह चुका है। चर्चा तो यह भी है कि उसे वो हक्कानी नेटवर्क से भी जुड़ा रहा है। इसीलिए उसकी जड़ें अफगानिस्तान और पाकिस्तान में काफी गहरी हैं। अपने इसी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए वो कई बड़े हमलों को अंजाम दे चुका है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में मस्जिदों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हुए कुछ हमलों के पीछे भी सनाउल्लाह को ही दोषी माना जाता है।
अमेरिकी एजेंसियां ये मानती हैं कि इस्लामिक स्टेट खुरासान के हर हमले को अंतिम हरी झंडी सनाउल्लाह ही देता है। इसके अलावा हमलों के लिए फंड का इंतजाम करना भी उसकी ही जिम्मेदारी होती। बिहार के भोजपुर में ड्रोन कैमरे की मदद से अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में करीब 2500 लीटर शराब नष्ट करने का दावा किया गया, जिसकी लोकेशन मिली ड्रोन कैमरे की मदद से, जिसके बाद उत्पाद विभाग यानी एक्साइज डिपार्टमेंट की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर शराब बनाने की भट्टी समेत कच्चे माल के कई ड्रमों को नष्ट कर दिया। तस्कर सोन नदी के किनारे अवैध शराब बनाने के ऐसे कई अड्डे चला रहे थे, जो कार्रवाई की भनक लगते ही वहां से फरार हो गए। झारखंड के गढ़वा में लोग बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के खिलाफ धरने पर बैठ गए। उस पर शिकायत करने आए एक गांव वाले के साथ मारपीट का आरोप लगा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो अधिकारी उस आदमी को चलते हुए थप्पड़ मारता दिखाई दिया। इसके बाद वहां अधिकारी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन लोगों ने बीडीओ ऑफिस को घेर कर वहां नारेबाजी शुरू कर दी। गांव वालों का साथ देने के लिए जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ नेता भी वहां पहुंचे, जिन्होंने इस मामले में बकाया एफआईआर किए जाने की मांग भी की। इसकी हम लोग घोर निंदा करेंगे और अभिलंब मांग करेंगे कि इनको बर्खास्त किया जाए। हालांकि इसके बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन लोगों ने कई घंटों तक वहां धरना दिया। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान बुरी तरह घबरा गया। पाकिस्तान अपने लड़ाकू विमान अपग्रेड करेगा। पाकिस्तान की मदद करने के लिए आगे आया है चीन। पता चला है कि पाकिस्तान अपनी वायुसेना में 50 JF-17 ब्लॉक 3 थंडर लड़ाकू विमान शामिल करेगा। पता चला है 1 महीने में ही ये फाइटर जेट वहां की सेना को मिलने शुरू भी हो जाएंगे। लेकिन इस घटना की टाइमिंग अहम है। टाइमिंग से इशारा मिलता है कि पाकिस्तान किस कदर घबराया हुआ है। असल में ये खबर जब बाहर आई तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन में शामिल होकर चीन से लौटे। वो वहां पर शी जिनपिंग से भी मिलकर आए। अब दूसरी घटना यह है कि नवंबर में ही भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी शुरू हो गई थी और उसकी तैनाती भारत पाकिस्तान सीमा पर होनी शुरू भी हो गई। यह ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो फौरन मिसाइल दागकर हवाई हमलों को नष्ट ही नहीं करेगा, बल्कि कई किलोमीटर तक दुश्मन के रडार भी जैम कर देगा। मतलब अगर कोई पाकिस्तान का फाइटर देश में दाखिल हो भी गया तो उसका संपर्क पाकिस्तान से टूट जाएगा। माना जा रहा है कि शी जिनपिंग और इमरान खान ने इस पर चर्चा की। इसलिए यह साफ है कि भारत की ताकत से घबराए चीन और पाकिस्तान छटपटाए हुए हैं। इस कदर छटपटाए हुए हैं कि वो तेजी से अपनी हवाई सुरक्षा अपग्रेड करने में लगे। अभी तक पाकिस्तान की योजना 25 J-10C फाइटर जेट खरीदने की थी। वहां की सरकार मार्च में इन लड़ाकू विमानों की परेड कराने की भी बात कर रही थी। लेकिन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की खबर ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान ने मिलकर अपनी हवाई सुरक्षा को और मजबूत करने की योजना बना ली। ब्रेक के बाद लौटते हैं।